start with today's session. हमने काफ़ी तैयारी कर लिया ऑलरेडी. आज के दिन में हमारे पास we have just two small topics which are both related to monitoring machine learning models. एक चीज़ आपकी जनरल मॉनिटरिंग आ जाती है, आपने जो मॉडल की सर्विस को डिप्लॉय किया हुआ है. The other thing is monitoring data drift या concept drift, अगर हम मॉडल के पर्सपेक्टिव से बात करें. So I think the first thing that we should clarify is why would you want to monitor machine learning models. चाहे आप डेटा ड्रिफ्ट मेजर कर रहे हैं, चाहे आप वैसे ही मॉडल सर्विस से के लॉग्स वगैरह व्यू कर रहे हैं, आई गेस किसी भी किस्म की सर्विस हम डिप्लॉय करें, उसकी लॉगिंग, उसकी टेलीमेट्री और these components are very important to ensure कि आपकी सर्विस जो है वो कंटिन्यूसली रिलायबल तरीके से फंक्शन कर रही है और उसके अंदर डिस्ट्रप्शंस नहीं आ रही, या जो आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय की है उससे रिजल्ट्स आपको एक्सपेक्टेड किस्म के ही मिल रहे हैं. और generally, even if it's not a machine learning application that you have deployed, even if it's a web application you've deployed, you do enforce some sort of logging on top of that, ताकि आप उसे जनरली मॉनिटर कर सकें. सेम थिंग कम्स विद आवर मशीन लर्निंग मॉडल्स के हमने अभी तक ये तो देख लिया कि हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर लें, उसे ACI के ऊपर डिप्लॉय कर दें या Azure Kubernetes सर्विस के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, लेकिन वंस इट्स बीन डिप्लॉयड क्या उसकी फंक्शनिंग वगैरह सही से हो रही है या नहीं, इसको मॉनिटर करने के लिए अभी तक जो हमने तरीका देखा है वो आइदर तो ये देखा है कि हम जुपिटर नोटबुक खोलें, उसके अंदर हम पाइथन का कोई कोड लिखें और उससे हम लॉग्स वगैरह व्यू करें. द सेकंड वे टू गेट दोज लॉग्स जो कि अभी तक हमने देखा है वो ये कि हम मशीन लर्निंग स्टूडियो के अंदर लॉग इन करें और वहाँ से अपना मॉडल ढूंढ के देन वी फाइंड आउट द लॉगिंग कि वो कहाँ पे रही है एग्जैक्टली, और उसके अंदर से भी हम अपने मतलब के लॉग्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करें. तो व्हाट इफ अगर आपकी यही लॉग्स आपने Azure के ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दूसरी एप्लीकेशंस को अवेलेबल करने हैं. उसके लिए हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि Azure मशीन लर्निंग सर्विस के साथ एक एप्लीकेशंस इनसाइट की सर्विस आया करती है, और एप्लीकेशंस इनसाइट सिर्फ मशीन लर्निंग सर्विस के साथ नहीं, जनरली ओवरऑल Azure के स्टैक के ऊपर जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो कोई डेटा सोल्यूशन है, चाहे मशीन लर्निंग सोल्यूशन है, चाहे आपकी कोई वेब एप्लीकेशन होस्टिंग हो रही है, every kind of service on Azure can be monitored using applications inside. और देखना यह है कि मशीन लर्निंग सर्विस के अंदर डिप्लॉयड मॉडल्स जो हैं उनको एप्लीकेशन इनसाइट के थ्रू कैसे मॉनिटर कर सकते हैं. और there is a simple way to get your logs to applications inside. सिर्फ हमने अब से पहले भी लॉगिंग वगैरह देखी है. हमने ये देखा था कि हम अपना जो रन ऑब्जेक्ट होता है एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर अगर हम .log का फंक्शन कॉल कर लें तो वहाँ से हम लॉगिंग वगैरह कर लिया करते हैं, या हम अगर सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट कॉल कर लें तो वहाँ से लॉगिंग कर लिया करते हैं. एप्लीकेशंस इनसाइट के थ्रू अगर हमने इसकी मशीन लर्निंग मॉडल्स की टेलीमेट्री लॉगिंग करनी है तो उसके लिए आपकी एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर जब आप अपनी सर्विस डिप्लॉय कर चुके हैं, व्हेन यू हैव डिप्लॉयड योर सर्विस, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ACI वेब सर्विस एक डिप्लॉय की है, यानी जो भी मशीन लर्निंग मॉडल कोई ट्रेन किया हुआ था वो Azure की कंटेनर इंस्टेंसेस के ऊपर डिप्लॉय किया है, जिसके साथ हमने कुछ उसकी वो बता दी है कि
कौन सा हार्डवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं. When this service has been deployed, so all we have to do is call an update function on that service, और हमने सिर्फ ये कर देना कि we have to enable application insights is equal to that's it. सही है. या डिप्लॉय करते हुए हम वहाँ पे कर दें, या फिर अगर हमने पहले से डिप्लॉय कर दिया है और हम उसके ऊपर एप्लीकेशन इनसाइट की लॉगिंग भी ऐड करना चाहते हैं, तो वी जस्ट हैव टू कॉल एन अपडेट फंक्शन ऑन दैट, और उससे आपके लॉग्स जो हैं वो एप्लीकेशन इनसाइट में जाना शुरू कर देंगे. नाउ हाउ डू दीज लॉग्स लुक, और इसके अंदर क्या क्या ऐड किया जा सकता है, दैट इज टोटली अप टू यू. यानी उस लॉग के अंदर आप कौन सी ऐसी चीज है जो कि डंप कर रहे हो, दैट इज टोटली अप टू यू कि आप कोड के अंदर क्या क्या चीज लिख के यूज करते हो वहाँ पे. It is totally open because all you have to do is call a print statement on whatever text you're going to put in the log. तो अगर देखा जाए तो this text could be anything. It could contain कि आपके पास क्या डेटा आया था. For instance, if you want to be able to monitor कि किस किस्म का डेटा मेरे यूजर्स थ्रो कर रहे हैं, और अगर आप वो लॉग करना चाहते हो, then it would make sense to print the data directly into your logs. अगर आप कोई स्पेसिफिक किस्म की प्रिडिक्शंस को लॉग करवाना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपका कोई फ्रॉड डिटेक्शन का मॉडल बना हुआ है, और अगर आप ये चाहते हैं कि एप्लीकेशंस इनसाइट के अंदर मुझे ये सीधा सीधा नज़र आना चाहिए कि कौन से ऐसे यूजर्स हैं या कौन से ऐसे मेरे कस्टमर्स हैं जिनको मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ये कह रहा है कि these people have committed fraudulent transactions. So that might be a valid use case for putting your data or putting your predictions into your application inside to be able to directly be able to easily be able to access that. I mean, there could be a variety of use cases जिन scenarios के अंदर आप application insight को use करना चाहेंगे. ये तो अभी तक जो दो अभी मैंने applications discuss की, वो तो चले काफ़ी data और modeling से related हैं. अगर आप simply ये भी monitor करना चाह रहे हैं कि मेरे पास per second कितनी requests आ रही हैं, या फिर मेरे पास कहीं service के अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है, that is also something that you could put into these logs. So logging is like pretty simple. चाहे आपने AKS web service deploy की है, चाहे आपने ACI web service deploy की है, all you have to do is add a parameter into that call, जिससे आपकी application logging जो है वो enable हो जाएगी. The next thing in monitoring would be concept या data drift. और before I jump into that कि हमने करना कैसे है, I would like to talk a little bit about कि ये होता क्या है. So किसी भी किस्म के डेटा के ऊपर जब आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं ना, उस डेटा की कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि मेरे पास एक डेटा स्ट्रीम आ रही है, और उस डेटा स्ट्रीम की डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि बेसिकली मेरे पास दो किस्म के लैंप्स हैं, राइट, और वो दो किस्म के लैंप्स ही आ रहे हैं मेरे पास. सर आई हैव अ क्वेश्चन कि सर जो प्रिंट लॉग आपने एक स्टेटमेंट दी थी, प्रिंट लॉग के अंदर हम और पैरामीटर लॉग के अंदर हमने पैरामीटर को वीक करना है, किसी खास पैरामीटर्स को, तो वो कैसे करेंगे, उसका क्या सिंटैक्स होगा? या हमें प्रिंट के अंदर को पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, या लॉग फाइल के अंदर जाके कई पैरामीटर्स देने पड़ेंगे जो हमें व्यू होंगे? तो पैरामीटर्स कुछ बता दें, मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई पैरामीटर्स बता दें दो तीन हिसाब से. आप सिंपल ये लॉग टेक्स्ट जो है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे with whatever it is that you want to log. It is as simple as that.
इसकी वर्किंग एग्जांपल जो है वो हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। देयर इज अ नोटबुक, उसके अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है और उसके अंदर कोड पड़ा हुआ है, और हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू से देख सकते हैं कि लॉग टेक्स्ट के अलावा और क्या चीज़ है जो लॉग की जा सकती है। ओके सर, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन करवाई थी मेरे मोबाइल की आपने, बस में ठीक है, मैं I'll get to that ओके after this सर, phase. ओके सर। सो अच्छा, सो हम बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट और या फिर डेटा ड्रिफ्ट क्या है। मेरे पास डेटा, इस डेटा के अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि जो भी मेरे पास नया डेटा आता जा रहा है उसके अंदर देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अपराइट लैम्प्स एंड these bendy lamps। और अगर मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा मॉनिटर करूं तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको उतने ही वाइट लैंप्स मिल रहे हैं जितने आपको रेड लैंप्स मिल रहे हैं, और बेसिकली इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को लर्न किया हुआ है आपके मॉडल ने, राइट। लेकिन अगर आपकी इस इनकमिंग डेटा के अंदर कोई इस तरह की चेंज आ जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके वाइट लैंप्स आना बंद हो जाते हैं, और एंड सो बेसिकली आपकी वाइट लैंप्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सप्रेस हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेड लैंप्स मिलने लग जाते हैं, देन whatever distribution that your model has learned becomes obsolete। यानी मॉडल ने जिन assumptions के तहत कोई ना कोई लर्निंग की हुई है ना, वो assumptions जो है वो null and void हो जाती हैं। So this is this is a genuine problem in machine learning कि हम कभी भी डेटा को हम इतना रिलाई नहीं कर सकते पुराने डेटा के ऊपर, because we see के fairly quickly data tends to have a drift in the underlying feature sets। So yeah, to give you another example which might help you understand the concept of data drift, you can so we'll talk about के ये exact जो इसकी types of data drift हैं या types of concept drift हैं, ये हम अभी discuss करते हैं, but for the sake of an example कंसिडर कि हमारे पास डेटा आ रहा है एक बैंकिंग कस्टमर, ओके। सो हो सकता है कि द ब्लू, लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल से कि द ब्लू आइकॉन्स हियर represent transactions under 50,000, right? And the red ones represent transactions over 50,000। So लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस करता था कस्टमर, और लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस काफ़ी कॉन्टिन्यूसली करता था, और हमारे मशीन लर्निंग मॉडल ने लर्न किया हुआ था कि दिस कस्टमर always makes transactions under 50,000 which are low volume। लेकिन आहिस्ता 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 हमें ये नज़र आया कि एकदम से उस बंदे ने 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन शुरू कर दी हैं, और अब वो कभी अंडर 50,000 की ट्रांजैक्शंस करता ही नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे मशीन लर्निंग मॉडल ने जो भी चीज़ इस कस्टमर के बारे में जो भी अजम्पशंस रखी हुई थी, या इस कस्टमर के बारे में जो भी प्रिडिक्शंस वो आइंदा जनरेट करेगा, वो इतनी एक्यूरेट नहीं होंगी, बिकॉज कस्टमर का इंट्रिंसिक बिहेवियर ही चेंज हो गया, यानी मेरे इनकमिंग डेटा का ही इंट्रिंसिक बिहेवियर चेंज हो गया। अगर मेरा मॉडल कहता है कि यार ये this guy will continue making this many transactions of this much volume, then that would not be accurate, because उसकी ऑन ग्राउंड जो एक्चुअल बिहेवियर है या एक्चुअल जो डेटा है वो पीछे से चेंज हो गया। तो कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट सडनली आ सकता है, ऑल ऑफ अ सडन इन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टोटली डिफरेंट किस्म का डेटा आपके पास आना शुरू हो जाए। ग्रेजुअली आ सकता है कि अगर उस बंदे ने मे बी जनवरी फरवरी मार्च के अंदर एक ट्रांजैक्शन कर दी, बट ही रिवर्टेड बैक टू हिज ओल्ड बिहेवियर, लेकिन आहिस्ता 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 ही स्टार्टेड मेकिंग मोर ऑफ दोज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, और इवेंचुअली ही टोटली स्विच टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस।
या फिर आहिस्ता 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 उसकी वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आए which weren't like really binary in the nature, but slowly उसके ट्रांजैक्शन का अमाउंट चेंज होता गया, uh, या उसका जो स्पेंडिंग बिहेवियर है वो चेंज होता गया, या फिर कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट जो है वो रीअकरिंग भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि कस्टमर पहले एक बिहेवियर शो कर रहा है, फिर दूसरा बिहेवियर शो कर रहा है, और फिर अपने ओरिजिनल बिहेवियर के ऊपर रिवर्ट कर जाता है. नाउ the problem that generates for us machine learning engineers and data scientists is कि हर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को लर्न करने के लिए या उसके ऊपर परफॉर्म करने के लिए हमें एक अलग से मशीन लर्निंग मॉडल रिक्वायर्ड है. देयर वोंट बी अ सिंगल मशीन लर्निंग मॉडल जिसको हम सिर्फ ये वाला डेटा ट्रेनिंग के लिए दें, दिस ब्लू डेटा इन द स्टार्ट, और वो इस रेड आने वाले नए डेटा के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करे. सो वी कॉन्टिन्यूसली हैव टू मॉनिटर के एक्चुअल डेटा के अंदर ड्रिफ्ट तो नहीं आ गया, कोई चेंज तो नहीं आ गया इंट्रिंसिकली उसकी अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं चेंज हो गई है. अगर हो गई है then we need to retrain our machine learning models, then we need to update our machine learning models to be able to adopt to the new data, right? uh, so concept drift और data drift को monitor करना जो है वो भी काफ़ी important है. और इस काम को करने के लिए the mechanism that Azure uses is कि आप basically data sets को register करते हैं before training any model. To monitor data drift, you start registering new versions of that data set. आपके पास कोई भी नया डेटा आता है हर महीने बाद से कि आपके पास नया डेटा आ रहा है, आप उस नए डेटा को पकड़ के एक नया डेटा सेट रजिस्टर कर देंगे, बेसिकली उसी पुराने डेटा सेट को अपडेट कर देंगे विद अ न्यू वर्जन एंड अ न्यू टाइम स्टैम्प. और उस जो शुरू में आपने डेटा सेट यूज किया था फॉर ट्रेनिंग, दैट विल बिकम योर बेसलाइन डेटा सेट जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है. और जो नया डेटा आता जा रहा है, जो आप which are basically creating new versions of your data set, वो आपके टारगेट डेटा सेट्स बन जाएंगे. और ये मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के ऊपर आपके मल्टीपल वर्जन्स भी क्रिएट हो सकते हैं. यू कैन इवन हैव लाइक tens and hundreds of versions of your data sets. और बेसिकली हमारा जो डेटा ड्रिफ्ट है वो मॉनिटर इस तरह से हम करते हैं कि एक डेटा सेट मॉनिटर हम क्रिएट करते हैं, और वो डेटा सेट मॉनिटर बेसिकली आपके बेसलाइन डेटा सेट का कंपैरिजन करता है, एनालिसिस करता है कंपेयर टू योर टारगेट डेटा सेट. एंड what happens is that you are able to see कि कितने परसेंट चेंजेस आ चुकी हैं आपके नए डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपेयर टू व्हाट यू हैड ओरिजिनली. और अगर वो चेंज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, then that is a pointer for you to start retraining your models, to at least start adapting to the new data or adding that to your training set. और इसके लिए Azure मशीन लर्निंग सर्विस जो है वो हमें डेटा ड्रिफ्ट डिटेक्टर एक क्लास है जो कि हमें प्रोवाइड करती है, which does exactly this. So we don't even need to put a machine learning model into production to be able to use this data drift detector class. We only need to register multiple versions of our data set, और हम उन मल्टीपल वर्जन्स के अंदर डिफरेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं और उन्हें इवैल्यूएट कर सकते हैं, राइट? दूसरा सिनेरियो ये है कि इन्फ्रेंस डेटा जैसे जैसे आ रहा है, उस डेटा के ऊपर हम डेटा ड्रिफ्ट डिटेक्ट कर सकें. एक सिनेरियो तो मैंने आपको ये बताया ना कि हमारे पास इन्फ्रेंस डेटा नहीं, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए हर महीने नया डेटा आ रहा था, और हम उस नए डेटा को एक नए डेटा सेट
के तौर के ऊपर रजिस्टर कर रहे थे, यानी हर महीने के एंड में मे बी the data engineering team comes up and provides you with this data dump and says here's the new data. But एक और तरीका ये है कि as your customers or as your end users are making those prediction calls to your machine learning service, उसी वक्त आप साथ साथ डेटा को कलेक्ट करते रहें, राइट? और उस डेटा को यूज करते हुए हम बेसिकली ये देखें कि हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम द डेटा यूज टू ट्रेन द मॉडल. अगर तो जो हमारे पास प्रिडिक्शन रिक्वेस्ट आ रही हैं, those prediction requests look very very different from the data used to train the model, then that is also a pointer कि हमें अपने डेटा सेट को एडजस्ट करना चाहिए और हमें अपने मॉडल को रिट्रेन करना चाहिए ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके in terms of your model accuracy or in terms of the value that you're delivering to your end users or your applications, right? तो इस काम के लिए Azure machine learning में एक और क्लास अवेलेबल है, which is a model data collector class, which basically does exactly this कि जैसे जैसे आप अपना रियल टाइम इन्फ्लुएंस वगैरह आप कर रहे हैं, उसके लिए जो भी आपके पास प्रेडिक्शन रिक्वेस्ट आती हैं, उन प्रेडिक्शन रिक्वेस्ट के डेटा को यूज करके एक नया डेटा सेट बनाना शुरू कर देता है ओवर टाइम. और आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम इट वुड स्टार्ट एग्रीगेटिंग, और सेम प्रोसेस आप यूज करते हैं, ये आपका एक टारगेट डेटा सेट बन जाता है और आप अपने बेसलाइन डेटा सेट के साथ अगेन कंपैरिजन कर लेते हैं. अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई वुड वी यूज अ मॉडल डेटा कलेक्टर अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग डेटा आ रहा है मंथली बेसिस के ऊपर, राइट? बट देयर विल बी इंस्टेंसेस जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल. सो फॉर इंस्टेंस अगेन मैं बार बार बैंकिंग की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड बैंकिंग की एग्जांपल्स आ रही होती हैं. सो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है ना, डेटा सेट को कलेक्ट करना या कंसिडरेबल डेटा सेट टू एक्चुअली क्रिएट अ मॉडल, उसका डेटा एक महीने में या 2 महीने में इकट्ठा नहीं हो जाता. उसके लिए आपको सालों की इटरेशंस चाहिए होती हैं. तो सिनेरियो इस तरह का बनेगा कि अगर मैं ये इंतज़ार करता रहूँ ना कि आईटी टीम या कोई मुझे डेटा इंजीनियरिंग की टीम निकाल के देगी एक नया वर्जन ऑफ माय डेटा सेट, तो उसके लिए मुझे 6 महीने, साल नहीं तो 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा कम अज़ कम. एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल कि हम उतना इंतज़ार करें बिफोर मॉनिटरिंग आवर डेटा ड्रिफ्ट. तो उस तरह के सिनेरियोज के अंदर जहाँ पे आपके पास बैच डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए वो बहुत स्लो पेस के ऊपर आ रहा है, बट यू वांट टू मॉनिटर एट अ फास्टर पेस कि कहीं आपका डेटा ड्रिफ्ट तो नहीं कर गया, कहीं आपके मॉडल में कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट तो नहीं आ गया. उस सिनेरियो में यू वुड वांट टू डायरेक्टली हार्वेस्ट डेटा from the machine learning model service using the model data collector class, और उसको यूज करके आप अपना डेटा ड्रिफ्ट मॉनिटर करें. सिंपल एग्जांपल साथ उसकी दी है कि डेटा ड्रिफ्ट मॉनिटर करने के लिए यू बेसिकली क्रिएट अ डेटा ड्रिफ्ट डिटेक्टर क्लास एंड यू क्रिएट इट फ्रॉम यूजिंग अ मॉडल, राइट? आपने अपनी जो भी ये मशीन लर्निंग की वर्क स्पेस है उसके अंदर आपने एक मॉडल रजिस्टर करके डिप्लॉय किया हुआ है, और उस डिप्लॉयड सर्विस से आप बेसिकली एक डेटा ड्रिफ्ट डिटेक्टर जो है वो उसके ऊपर रन करें. नाउ ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा ड्रिफ्ट मॉनिटरिंग जो है वो हर बार मैनुअली करें, because it can be written as a code. That also means that it can be scheduled automatically. So basically आप अपनी एक configuration create करके रख सकते हैं Azure machine learning के अंदर, जो automatically
नए डेटा सेट्स आपके पास बनते जा रहे हैं, उन डेटा सेट्स के ऊपर डेटा ड्रिफ्ट को मॉनिटर करें on whatever frequency you define. You can define a weekly frequency, a monthly frequency. अगर आप daily basis के ऊपर मॉडल चेक करना चाह रहे हैं, I guess you can also do that. I don't think it's there are many use cases जहाँ पे daily आपको अपना concept drift देखना पड़ेगा, but still that option is totally up to you कि आप कितनी frequency के ऊपर अपने मॉडल को या अपने डेटा को बेसिकली मॉनिटर करना चाह रहे हैं फॉर डेटा ड्रिफ्ट। और बेसिकली अंडरलाइंग इसके एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही हो रहा होता है बिटवीन द टू डेटा सेट्स, जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके फीचर्स की उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर मेरे पास डेटा सेट के वर्जन 1 के अंदर फॉर इंस्टेंस मेरे कस्टमर्स की एज रेंज थी और उस एज रेंज की डिस्ट्रीब्यूशन कहती है कि द मीन इज अराउंड 30 years, right? With a standard distribution of about 10 years, right? लेकिन अगर अगले वर्जन ऑफ माय डेटा सेट जो है वो ये कहता है कि अब मेरे पास जो मीन है एज रेंज का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रही है कि जो मीन रेंज जो मीन है वो 35 years के ऊपर जा चुका है और जो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मे बी घट के 5 साल की रह गई हुई है। तो दैट मीन्स दैट समथिंग हैज चेंज्ड इन माय डेटा, और इससे एक डेटा ड्रिफ्ट स्कोर जनरेट होता है और जिसको यूज करके आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर डेटा ड्रिफ्ट बहुत तेज है, अगर आपके नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल के रीट्रेनिंग साइकिल से अगर बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है, इन दैट केस यू वुड वांट टू बी अलर्टेड, यू वुड वांट टू मे बी इवन लिंक इट अप टू एन ऑटोमेटिक रीट्रेनिंग जॉब। सही है। और बेसिकली इस अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप अलर्टिंग एटलीस्ट करवा सकते हैं, और इसके ऊपर बेसिकली आप एक ऑटोमेटेड आप एक प्रोसेस जो है ना वो एक स्ट्रीमलाइन करवा सकते हैं ऑफ मॉनिटरिंग डेटा ड्रिफ्ट एंड बीइंग नोटिफाइड अबाउट these issues, right? So that is all about monitoring machine learning models. Basically दो main scenarios हैं जिसके अंदर हम application insights के अंदर either ये चीज़ मॉडल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पिकअप कर सकते हैं यूजिंग लॉगिंग, और दूसरा सिनेरियो है हमारा डेटा ड्रिफ्ट मॉनिटरिंग एंड कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट मॉनिटरिंग, जिसको हम बेसिकली डेटा सेट क्रिएशन और उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू कैप्चर करते हैं, और उसके लिए रेडिली एज्योर मशीन लर्निंग जो है वो आपको क्लासेस और टूल्स प्रोवाइड कर रहा है ये वाला काम करने के लिए। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई गेस वी कैन take those before we move on to short demo. But with this, we conclude our at least Azure machine learning service से related जितना content था for this course, we conclude all of that. अच्छा सर, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि आपने डेटा ड्रिफ्ट और कंसेप्ट ड्रिफ्ट की बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, और आपने ये भी कहा कि जो डाटा है, डाटा सेट है, वो हमारा इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं हो सकता। तो एक तो ये होगा कि मशीन लर्निंग मॉडल बेसिकली हमारा चलता ही डाटा पे है, ठीक है ना। डाटा होता है हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज में। फॉर एग्जांपल एक बंदा स्मॉल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसका बिहेवियर ही स्मॉल ट्रांजैक्शंस है, उसने कभी बिग ट्रांजैक्शन की नहीं है। Right. कोई लीगल बिग ट्रांजैक्शन कर लेता है, तो क्या इतना एफिशिएंट होगा कि उसको विदाउट उसकी पास्ट देखते हुए, पास्ट डेटा देखते हुए, पास्ट में वो स्मॉल ट्रांजैक्शन करे, कितना वो लीगल ट्रांजैक्शन कर लेता है, बड़ी गाड़ी खरीद लेता है या बाइक खरीद लेता है। तो हमारा मॉडल फॉर एग्जांपल इसमें ड्रिफ्ट आ जाएगी हमारे डाटा में, एक तो इसमें कि कंसेप्ट ड्रिफ्ट आ गई हमारे डाटा में। तो सही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉड है या नहीं है, इस चीज को कैसे मशीन लर्निंग को हम मशीन को कैसे बता सकेंगे कि ये फ्रॉड है या नहीं है। और दूसरा ये कि कंसेप्ट ड्रिफ्ट का जो डेटा कलेक्टर मॉडल है ये क्या करेगा, इन्फ्रेंस में क्या चीज, इस पे क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगा, इसकी बेस पे ये एक कंक्लूजन क्या करेगा कि फ्रॉड है या नहीं है।
अच्छा, आपके पहले वाले क्वेश्चन को मैं पहले एड्रेस करता हूँ। उसमें ये कि आप काफी मतलब वो एक नाइव सी एग्जांपल थी, इट वाजंट एक्चुअली फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर आप सिर्फ ये चीज तो नहीं देख रहे होते कि इसने कितनी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस की। दैट्स जस्ट वन डायमेंशन ऑफ ऑफ अ ह्यूज डेटा सेट। आपके पास और 10,000 किस्म के उसके अंदर फीचर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि आपने कौन कौन से अकाउंट्स को आप कौन से अकाउंट से आपके पास ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, कौन से अकाउंट से पास आपको आपकी ट्रांजैक्शंस जा रही हैं, आप क्या आपके कॉन्टैक्ट्स के अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं, आपके यू नो आपके रिलेटिव्स के अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं, आप किसी हाई प्रोफाइल बंदे के उसके सर्कल के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मतलब काफी किस्म की के डिफरेंट किस्म के फीचर्स होते हैं जिनको हम एनालाइज किया करते हैं। जो ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम है, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो पॉइंट मेरा ये था कि अगर अगर मॉडल इस मॉडल के लिए अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ना कि कि उस यूजर ने कितनी कितनी वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन की है, तो डेफिनेटली उसकी ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम रियल लाइफ में चेंज होने से मॉडल विल बिकम कंफ्यूज, राइट। मॉडल अज्यूम तो यही कर रहा होगा कि ये नॉर्मली कम ट्रांजैक्शंस किया करता है, बट as they become different, the model will start telling us a different story, right? So uh, but there are obviously going to be other features that are not visible here. Maybe those features will also change, but मेरा ये एग्जांपल देने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि कैसे किसी सिंगल फीचर के कॉलम के अंदर या किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर ओवर टाइम चेंज आ सकता है, और वो चेंज बिल्कुल लेजिट भी हो सकता है, लेजिटिमेट हो सकता है, लीगल हो सकता है, बट उसकी लीगैलिटी या नॉन लीगैलिटी जो है, दैट डज नॉट डिटरमिन कि आपके मॉडल ने किस तरीके से उसे सीखा हो, राइट। So that is the thing that we are trying to cater for here. I'm sorry, आपका second question क्या था? Can you repeat that? ये था कि डेटा कलेक्टर क्लास जो आपने बनाई है, ठीक है, जो इसमें क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, कौन सी क्या यूज करता है। जैसे आपने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि वो पिक्सेल्स की वेरिएंस बता करते थे कि जी ये करेंसी ठीक है, यानी ये नोट जली है या ठीक है। इससे यहाँ पे डेटा कलेक्टर मतलब इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हुए ये जो है ना राइट राइट। तैमूर, इसके पीछे जो एग्जैक्ट जो चीजें हैं ना, वो तो चले मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ यू नो for the sake of discussion and for the sake of if you had to do this by yourself, अगर आपके पास दो दो सैम्पल सेट्स पड़े हुए हैं सेम डेटा के, और आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि वो सेम जगह से आपने पिक किए हैं या वो डिफरेंट जगहों से आए हैं, और या ये कि उनके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं एग्जिस्ट करता, तो हाउ वी वुड डू इट इज कि हम उन दोनों डेटा सेट्स की या उन दोनों सैम्पल सेट्स की स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को सैम्पल करेंगे, जिसके अंदर जो भी चीज़ें उसको डिफाइन कर रही होती हैं ना डेटा को स्टेटिस्टिकली, हम वो सारी चीज़ें मेजर करेंगे। और उसमें से मोटी मोटी क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर से ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें मॉडल करने जा रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ए और डिस्ट्रीब्यूशन बी, इन दोनों का मीन क्या है और वो आपस में कैसे कंपेयर करता है, इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस क्या है और वो आपस में कैसे कंपेयर करती हैं, इनके क्वांटाइल्स कैसे आ रहे हैं, क्वार्टाइल्स कैसे आ रहे हैं और वो आपस में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर कितना स्क्यू एग्जिस्ट करता है,
और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ए राइट स्क्यूड है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बी भी राइट स्क्यूड है या ऑपोजिटली बिहेवियर ये लोग एग्जिबिट कर रहे हैं, क्या उस इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर सेम किस्म के कर्टोसिस फीचर्स आ रहे हैं. बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स आई वुड कंपेयर के क्या मेरी अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों डेटा सेट्स के लिए सेम है या नहीं है. नाउ Azure machine learning would also be doing more or less the same things in the data detector class. और उसकी जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं कि कौन कौन से फंक्शंस उसके ऊपर अप्लाई किए जा रहे हैं और स्टेटिस्टिकली बीच में एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर you could find plenty of details on that. मैं आपको documentation की link भी forward कर दूंगा after the session so that you can take a look at that. Thanks, sir. Thanks. Yeah. So no more questions. Okay, then I guess we can take a short 10-minute break. Let's gather back